Good morning, friends. Today we'll start with the next topic: free and fair elections. We were talking about election and representation. देखिए इलेक्शंस का सिग्निफिकेंस तभी है अगर वो फ्री एंड फेयर हो और किसी भी डेमोक्रेसी का या किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने में कामयाब हो। तो हमारी कंट्री में भी हमने कई ऐसे मेजर्स हैं जो लिए हैं टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसमें एक सबसे बड़ा स्टेप है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो सब उसमें दो क्वेश्चन मेन आते हैं कि हु आर द वोटर्स एंड हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन। वोटर कौन होगा इलेक्शन में और इलेक्शन लड़ कौन सकता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े अच्छे से दिया है। देखिए, जहाँ तक वोटर कौन है, इसको इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट फ्रॉम द डे वन ये क्लियर कर दिया है कि हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि एवरी पर्सन अबव अबव अ पर्टिकुलर एज, हम जैसे हमारी कंट्री में अब 18 ईयर्स हो गया, तो उसके बाद ही इज़ इंटाइटल्ड ही शी इज़ इंटाइटल्ड टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर। अब देखते हैं कई कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, जहाँ पर अभी भी फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन इंडियन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वेरी क्लियर कि राइट टू वोट जो है फीमेल्स को मिलना ही चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो 1989 तक जो एज क्राइटेरिया था वो 21 ईयर्स था। उसके बाद अमेंडमेंट करके 1989 में इसको एज को 18 ईयर्स कर दिया गया, सो दैट जो यंग लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी इलेक्टोरल प्रोसेस में हो सके। और दूसरी बात जो इसकी अच्छी बात यह है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज, कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी जेंडर से हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनकम कोई हो, वो सब बातें इसमें कंसिडर नहीं की जाती। सो दैट दैट इज़ एक्चुअली द एक तरह से एक अप्रोच है जिसमें सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको बहुत फर्म बिलीव था in the ability and the worth of adult citizen as equal in matters of deciding what is good for the society। सब लोग जो अडल्ट मेंबर्स हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कार, वो मानते थे कि सब लोगों को इसका राइट मिलना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब अगर हम बात करें कि ये तो होगी वोटर्स की बात, अब कंटेस्ट कौन कर सकता है, इसके मामले में भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सभी लोग को राइट है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जो अब मिनिमम जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल करते हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे लोकसभा की इलेक्शन लड़ने हैं तो 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और अदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अगर कोई वो आप फॉलो कर लेते हैं मान लीजिए, और जो भी कंडीशंस हैं कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप साउंड माइंड के हैं एक्सेट्रा, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। There is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years of for some offence is disqualified from contesting elections। ये प्रोविजन है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि 2 साल तक कैद रहा हो या किसी को इम्प्रिजन में रखा गया हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये एक नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की गई थी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में ना आए, जबकि हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बात तो हो गई इलेक्शन कौन लड़ेगा और कौन वोट डालेगा। अब इसको इंश्योर करने के लिए जो एक और बॉडी जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड बॉडी है उसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो कंट्री में। इसका मेन काम है टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस। आर्टिकल 324 सबसेक्शन 1 देखिए क्या कहता है, ये दिस इज ऑलरेडी हाईलाइटेड इन योर बुक। द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections to the parliament and to the legislature of every state and of the elections to the office of the president, vice president held under the constitution shall be vested in commission referred to in this constitution as election commission। तो आर्टिकल 324 में हमारे इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन दिया गया है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो भी इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराएगा और वो फ्री एंड फेयर इसको कराएगा। अब इस कमीशन में होता कौन कौन है, देखिए उसमें सबसे पहले तो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब और उसके साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं।
टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट, और इसको हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर एक स्टेट में. द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन. जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या पंचायतों के लिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये स्टेट गवर्नमेंट कराती है. बाकी जो भी इलेक्शन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो हमने बात की, ये सारे इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है. राइट. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा हो सकता है? इधर कैन बी सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर. टिल 1989 इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर, मतलब उस टाइम एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था. जस्ट बिफोर द 1989 इलेक्शंस 2 इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर. 89 के इलेक्शन से पहले इसको मल्टी मेंबर कर दिया गया, 2 और कमिश्नर ला दिए गए, तो टोटल नंबर हो गया 3. सून आफ्टर द इलेक्शन द कमीशन रिवर्टेड बैक टू द सिंगल स्टेटस. फिर इलेक्शन के बाद वो फिर रिवर्ट हो गया सिंगल मेंबर पे, एक ही इलेक्शन कमिश्नर रह गया, और उसको बाद में फिर 93 में दोबारा चेंज किया गया. अब एट प्रेजेंट ये मल्टी मेंबर है, मतलब 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि इस काम को सुपरवाइज करते हैं, इलेक्शन के काम को. और इसमें जो पावर्स हैं दोनों की तीनों की बराबर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पावर्स का. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज ऑल्सो कॉल्ड CEC प्रिजाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन बट डज नॉट हैव more powers than the other election commissioners. The CEC and other 2 election commissioners have co-equal powers to make all decisions. They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers. It is therefore possible for the ruling party to appoint a partisan person to the commission who might favor them in elections. देखिए होता क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने नाम रिकमेंड करना है और प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक उस पर स्टैम्प ही, अपना नाम का स्टैम्प ही लगाएंगे, तो वो पार्टीशन कोई ऐसा आदमी जो उनकी पार्टी को फेवर करता हो या किसी तरह से उस पार्टी की गुड बुक्स में हो, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए. इसलिए ये many people have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leaders of the opposition and Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioner. कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि और कोई मेथड अडॉप्ट किया जाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर की. ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उससे भी सुना जाए, उससे भी पूछा जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछा जाए. बट ऐसा नहीं है, प्रेजेंट जो है वही सेम प्रैक्टिस है कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर CEC इज अपॉइंटेड. अच्छा, इनका जो टर्म है वो 6 years होता है, या फिर टिल द एज ऑफ 65, जो भी पहले हो जाता है. ठीक है. इनको हटाया जा सकता है टर्म से पहले भी ऑफिस से, बट डिफिकल्ट प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन बोथ द हाउसेज. एक स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो हमको वो प्रपोजल जो है वो पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट में, और अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है. ठीक है. अच्छा, ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. देखिए, अगर हम फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला फंक्शन है सुपरवाइज एंड प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट. जो भी वोटर लिस्ट होती है, आपको पता है इलेक्शन में आपके पेरेंट्स जाते होंगे वोट डालने के लिए, कभी आप भी गए होंगे, तो वहाँ पर एक लिस्ट होती है, उसमें सबका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, एवरीथिंग इज रिटन. तो उसको बनाना और उसको अपडेट करना ये एक बड़ा काम होता है, क्योंकि कई बार लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या कोई लोग नए एलिजिबल वोटर बनते हैं, जैसे आप भी 1-2 साल में बनने वाले होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी थे लेकिन या तो वो रहे नहीं या फिर छोड़ के चले गए, तो इसको अपडेट करना पड़ता है. ये सारा काम जो है ये इलेक्शन कमीशन का होता है सबसे पहला. एंड देन इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल. इलेक्शन कब होंगे, किस डेट को कहाँ पर होंगे, क्या शेड्यूल होगा, ये सारा का सारा जो स्टाफ अपॉइंट करना है, उसके लिए हम, आप सुन कुछ लोगों के पेरेंट्स की ड्यूटी भी लगती होगी, तो वो सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन का होता है. देन द इंटायर प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल्स. फ्री एंड फेयर इंश्योर पोल्स करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, दैट इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी है, काउंटिंग कहाँ पे होंगी, और EVMs को कहाँ रखा जाएगा, दैट इज़ ऑल the responsibility of the election commission. Then election commission accords recognition to political parties and allots symbols to each of them. Political parties को symbol देना, आप देखते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, और उनकी रिकग्निशन होती है कि वो स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है. क्लास 10 में आपने पढ़ा है.
तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं वो इलेक्शन कमीशन करता है। और अभी तक इतनी ज़्यादा इलेक्शंस देखिए हमारी कंट्री में होते रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के, उन सभी में इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी इफेक्टिवली काम किया है। आप ये बात करें कि कभी ट्रबल्स एरियाज़ थे, जैसे पंजाब में मिलिटेंसी थी या नॉर्थ ईस्ट में भी टेररिज्म था, अभी कश्मीर में था, इन सब सिचुएशंस में भी इलेक्शन करवाए हैं। गुजरात में जब वायलेंस था, तो हर जगह इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सक्सेसफुली काम किया है टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। अब बात करेंगे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्या कुछ रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ नया हम उसमें कर सकते हैं, क्या कुछ जो उसकी कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, कुछ स्कॉलर्स ने, पॉलिटिशियंस ने ये सजेस्ट किया है कि क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे एक रिफॉर्म की जो बात की जाती है वो ये है कि आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू सम वेरिएंट ऑफ पीआर सिस्टम। हमारा जो पीआर सिस्टम है उससे हमारा जो सिस्टम है, हमको उसको जाना चाहिए रादर देन दी एफपीटीपी सिस्टम। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी वोट जो है एफपीटीपी सिस्टम में वेस्ट हो जाती हैं और सिर्फ हाईएस्ट वोट लेकर ही कैंडिडेट जीत जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने एफपीटीपी सिस्टम किया था, कि क्या फ्लॉ है इसका। सेकंड, देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स। हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो एमसीज हैं या पंचायतें, वहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व होती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में सीट्स रिजर्व नहीं होती। तो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो हम 1/3 सीट्स हैं जो रिजर्व उनके लिए होनी चाहिए। बिल लाया भी गया था लेकिन पास नहीं हो पाया अभी तक। देन देयर शुड बी अ स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। हम क्या देखते हैं कि जिनके पास पैसा है ना, वो इलेक्शन आराम से जीत जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम बिल्कुल लेमैन प्रैक्टिकल बात देखें तो देखते हैं कि जिनके पास पैसा है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। इतना पैसा इन्वॉल्व होता है इलेक्शन में। आम आदमी, हम बोलते तो हैं कि हमारा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास compete करने के लिए उतना पैसा ही नहीं है आम आदमी के पास कि वो इलेक्शन लड़ सके। छोटे से छोटे इलेक्शन में भी बड़े लैक्स एंड करोड़ ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। सो उस वो क्या करता है, इस डेमोक्रेटिक इसकी जो अप्रोच है उसको लिमिट कर देता है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो लड़ ही नहीं सकते। देयरफॉर अगर रोल मनी का स्पेसिफिक कर दिया जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फिर और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा और ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देन अ कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कोई भी ऐसा आदमी जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको प्योरली बार किया जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से। मतलब अगर के नाम एलिज्ड भी है तब भी नहीं उसको परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पॉलिटिक्स में आज जो हैं वो या तो गुंडे हैं या क्रिमिनल्स हैं या उनका कोई कोई ना कोई उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। कास्ट और रिलीजन के नाम पर जो लोग अपील करते हैं, आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे भी बात होती है, ठीक है, और ऐसे सेंटिमेंट्स को लोगों के कैश किया जाता है कि कास्ट के नाम पर वो वोट दे दें या रिलीजन के नाम पे वोट कर दें। तो ये भी प्योरली बैन होना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंश्योर दैट दे फंक्शन डेमोक्रेटिकली। जो भी पार्टीज हैं वो आप इंटरनली भी डेमोक्रेटिकली काम करें। हम क्या करते हैं, देखिए हम बात करते हैं कि जब पार्टीज की अपनी आपस की अंदर की उनकी जो पॉलिटिक्स की बात होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक फैमिली है उसका बड़ा कंट्रोल रहता है। जैसे हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में नेहरू गांधी फैमिली का ही दबदबा रहा है राइट फ्रॉम द डे वन, शुरुआत से लेकर आज तक, ठीक है। अभी तक भी वही है कि वो एक लीनियज चली आ रही है। फिर और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनका भी लगभग यही हाल है। आप पंजाब में बात करें अकाली दल में तो प्रकाश सिंह बादल उनके बेटे, सुखबीर सिंह बादल, ठीक है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के बाद अब उनके अखिलेश यादव। तो इस तरह से ये जो है ये इंटरनल डेमोक्रेसी को किल करता है। मतलब ये है कि फिर जो लोग पार्टीज में लोअर लेवल पे, वो तो कभी टॉप पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज होता क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर हिमाचल में भी है वीरभद्र सिंह और अभी